गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। काफ़ी डिसकंटिन्यूटी रही इस वीक में मेरे साथ में, क्योंकि मैं मतलब यात्रा करने के कारण, ठीक है, अलग अलग प्रोग्राम होने के कारण कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि मैं ना रेगुलर नहीं आ पाता हूँ। मतलब कोशिश, मतलब ये अभी अभी हो रहा है, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, पर अभी क्या है, काम बहुत है और मैं अकेले ही हूँ। ठीक है। ये बहुत सारे काम कर रहा हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि रूटीन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते। जैसे कि कल मैं नहीं आ पाया क्योंकि मैं रात को, मेरा फ्लाइट इतना डिले हुआ है इंडिगो ने, मतलब फ्लाइट मेरा रात को 3 बजे घर पहुंचा। मैं रात को 3 बजे मैं घर पहुंचा हूं और उसके बाद मैं सोया। और मेरे साथ क्या है, मेरी मेरी मेरा एक पता नहीं कैसा सर्केडियन रिदम है बॉडी का, कि एक अलार्म दिमाग के अंदर फिट है कि सुबह 6 बजे अलार्म बज जाता है। वो रात के 3 बजे सोऊंगा तो भी सुबह 6 बजे उठूंगा, 4 बजे सोऊंगा तो भी सुबह 6 बजे उठूंगा, तो मेरा अगला दिन पूरा गड़बड़ हो जाता है पूरा। जबकि भारती का डिफरेंट सिस्टम है, मेरी वाइफ का। वो यदि उसका उसको 8-10 घंटे, 8 या 10 घंटे नींद चाहिए, कभी भी सोएगी, उसके बाद वो 8 घंटे बाद ही उठेगी वो। मेरा क्या है, मेरा ऐसा कि सुबह का 6 बजे टक से बॉडी बोलती उठो। अब तुमने जो नहीं सोए तुम्हारी गलती। तुम 8 बजे सो, 10 बजे सो, 12 बजे सो, 3 बजे सो, लेकिन नींद खुलेगी सुबह 6 बजे। ये फिक्स है पूरा। तो मैं, मतलब मेरे लिए बहुत मतलब क्या बताऊं मैं, के कैसे एक्सप्रेस करूं उसको। कभी कभी ऐसा होता है। खैर, तो मेरा बात नहीं करते हैं, अब मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि कभी कभी होता है ये बेटा कि हम यदि हमें लगता है, हम हर बार कि हमारा स्ट्रगल बहुत बड़ा है। हमें कई बार लगता है कि हमारा संघर्ष बहुत बड़ा है और हम बहुत चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। और लेकिन जब हम किसी दूसरे की कहानी सुनते हैं ना, तो हमको लगता है यार हम तो बेहतर कंडीशन में बहुत। मैं हाल ही में, मैं एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, उनसे मैं मिला, मंत्री जी से मिला, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से मिला मैं, अर्जुन राम मेघवाल जी, जो कि बीकानेर से सांसद है और यूनियन मिनिस्टर हैं वो, जस्टिस एंड लॉ में। तो उन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई कि जब उनकी जो मैरिज है, वो जब वो 14 साल के, 8वीं क्लास में होंगे वो, और 14 साल की उनकी उम्र होगी, तब उनकी मैरिज हो गई। मैडम का नाम पाना पाना बाई है, उनसे उनकी मैरिज हो गई। 14 साल की उम्र थी, मतलब राजस्थान के रहने वाले, राजस्थान में थोड़ा अर्ली मैरिज करने का ट्रेंड बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। तो 1968, 1968 में उनकी मैरिज हो गई। शायद 1954 का उनका बर्थ है, बता रहे थे वो, मेरे डेटा जहां तक मुझे ध्यान है। 1968 में उनकी मैरिज हुई, 14 साल की उम्र थी, 8वीं क्लास में पढ़ा करते थे। और परिवार में बहुत सारा पैसा या आर्थिक समृद्धि नहीं थी, मतलब स्ट्रगलिंग फेज थी। और पढ़ने लिखने का, कि पढ़ने में किसी को मोटिवेट करना, ये माहौल भी नहीं था। अब इनको पढ़ना था, तो 8वीं के बाद घर वालों ने इनको बोला कि तुम किसी काम में लग जाओ, खेती करो या कोई काम कर लो तुम, क्योंकि अब आगे पढ़ाई करना व्यर्थ है। राजस्थान में उस जमाने में बहुत ज्यादा रोजगार के अवसर नहीं हुआ करते थे, तो घर वालों ने कहा कि भाई अब तुम पढ़ना बंद करो, अब 8वीं तक पढ़ लियो, बहुत है। अब तुम जो है वो या तो कहीं नौकरी ढूंढ लो या कुछ दूसरा काम सीखो। 14 साल की उम्र की बात कर रहा हूं मैं, 14 ईयर। तो इन्होंने कहा नहीं, मुझे आगे पढ़ाई करनी है, तो घर वालों ने फीस देने से मना कर दिया। स्कूल की फीस हुआ करती थी 2 रुपया, कि 2 रुपए फीस जमा करना है तो स्कूल जा पाएंगे बच्चा। ठीक है। तो वो 2 रुपए की फीस के लिए जो है वो बहुत संघर्ष हो गया, घर वाले 2 रुपया ना दे। ये बात है 1968 की बात है, 1968 की। तब 2 रुपए का बड़ा मायना होता होगा। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि 2 रुपया नहीं मिले। मम्मी से बोला, अपनी माताजी से बोला, माताजी सख्त खिलाफ पढ़ाई के, पिताजी भी खिलाफ पढ़ाई के, तो 2 रुपया नहीं मिला। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब ये बहुत दुखी हो गए। अब चूंकि इनकी शादी हो चुकी थी, तो इनकी जो वाइफ है, अब वो ऑलमोस्ट जो है वो, उनको लगा कि मेरा हस्बैंड दुखी है, 2 रुपए नहीं मिल रहे हैं इसको, तो उनके पास जो है वो, उनके पास 7 रुपए थे, उनकी वाइफ के पास। लेकिन वो, उस जमाने में व्यवस्था ऐसी थी कि बहू अपनी सास से पूछे बगैर, ससुर से पूछे बगैर कुछ भी नहीं कर सकती थी। मतलब वो अपने पति को भी 2 रुपया दे देती ना, तो घर में हंगामा मच जाता। तो उन्होंने वो 2 रुपया जो है वो नहीं दे पाई, तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने अपनी मदर से, इन लॉ से पूछा कि मुझे कुछ थोड़ा सा धंधा करना, बिजनेस करना है, कर लूं मैं? ठीक है, करके देख ले तू। तो उन्होंने क्या किया, इनकी जो है वो वाइफ ने, जो मंत्री जी उनकी वाइफ ने, बाजार जाके 7 रुपए के मोती खरीदे कुछ, मोती की एक माला, मेहनत किया, मोती की माला, मोती की कुछ छोटी छोटी सी ज्वेलरी बनाई उन्होंने, और उसको उन्होंने जो है वो टूरिस्ट, तो जमाने से राजस्थान में आ रहे हैं, उन्होंने कुछ टूरिस्ट को बेचा, और 7 रुपए से उन्होंने 9 रुपया कमाया। देखो आप,
₹7 वापस ले आई वो अपना मूलधन। ₹2 जो कमाया उन्होंने अपने पति को दिया कि जाओ फीस भर दो। वो ₹2 से अपनी फीस भरे वो। उस साल पढ़ाई किया उन्होंने, नहीं तो ऑलमोस्ट पढ़ाई छूट गई थी। मतलब आखिरी कुछ दिन बचे थे स्कूल के, स्कूल ने बोला अब आगे एडमिशन नहीं लेंगे। पहले स्कूल गिनती के हुआ करते थे, लिमिटेड स्कूल थे, लोग जो है वो अवेलेबिलिटी कम थी एजुकेशन के लिए। तो ₹2 फीस जो है उनकी पत्नी ने उनको अरेंज करके दी, जबकि वो उनसे छोटी थी उम्र में। ये 14 साल के थे, वो 10-12 साल की थी वो। उन्होंने ₹2 कमा के कि ₹2 तो मैंने मूलधन बिगाड़ा नहीं, मम्मी पूछेगी तो बता दूंगी, ₹7 ये रखा है आपका, और ₹2 मैंने कमा के उनको दे दिए। ठीक है, वो फीस भर दिए, पढ़ाई किया उन्होंने, फिर उनको स्कॉलरशिप का ऑफर भी मिल गया। पढ़कर वो अपना बीए किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने एमबीए किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने एमबीए फॉरेन से किया उन्होंने। जब फॉरेन से एमबीए कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि आप अपने जिंदगी में एक व्यक्ति का नाम लिखिए कोरे कागज पर, जिसने आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, जिसने आपको आपके लिए जो एक प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है इस समय, जिसने आपकी बहुत मदद की। उन्होंने अपनी पत्नी का नाम लिखा उसमें। सब लोगों ने अपने पिताजी का नाम लिखा, किसी ने किसी का नाम लिखा, किसी ने किसी का नाम लिखा, उन्होंने से अपनी वाइफ का नाम लिखा। तो पूछा उसको बुला के कि भाई तुमने अपनी वाइफ का नाम क्यों लिखा है, क्या किया ऐसा उन्होंने तुम्हारे लिए? तो बताई उन्होंने कहानी। आपको पता है अर्जुन राम मेघपाल जी जो है वो आईएएस बने, एग्जाम निकाला यूपीएससी का। उस जमाने में यूपीएससी निकालना, आईसीएस का एग्जाम निकालना बहुत कठिन हुआ करता था। उन्होंने एग्जाम निकाला, आईएएस बने, कई जगह पे कलेक्टर रहे, कई जगह पे डीएम रहे, कई जगह पे बड़ी बड़ी पोस्ट उन्होंने होल्ड की। रिटायर हुए, इलेक्शन लड़ा, बीजेपी से इलेक्शन लड़ा, सांसद बने, मंत्री बने, और बीजेपी के जो है वो बड़े प्रोमिनेंट और ऐसा बोलूं मैं कि प्रभावशाली और मुख्य जो लोग होते हैं, कोर जो मिनिस्टर जिनका अप्रोच सब जगह होता है, वो मंत्रियों में से एक है वो। ये कहानी उन्होंने बताई कि उन्होंने एक किताब बुक लिखी, बुक का नाम है उन्होंने एक सफर हम सफर के साथ। अपनी वाइफ को पूरा क्रेडिट देते कि वो यदि ₹2 नहीं मिला होता मुझे लाइफ में तो शायद से मैं आज यहां हूं, वहां ना होता, आज मैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ना होता यदि मुझे ₹2 ना मिला होता, मैंने पढ़ाई पूरी ना की होती। उस ₹2 का कर्जदार मैं आज भी हूं, उन्होंने बोला। तो जीवन में कब क्या कौन परिवर्तन लाएगा, क्या आपकी हेल्प करेगा, उसका मायना बहुत बड़ा है। तो मैं कहता हूं कि कई बार हम जब अपने संघर्ष को दूसरे के संघर्ष से कंपेयर करते हैं ना, मालूम चलता है हमें कि यार किन किन परिस्थितियों से लोग गुजरे होते हैं। और इसी बार जब आप है ना, जब आप संघर्ष से की भट्टी से तप के बाहर निकलते हैं, जब आप संघर्ष की भट्टी से तपकर बाहर निकलते हैं ना, ईश्वर आपकी बहुत मदद करता है। ईश्वर आपके लिए कुछ ऊंचा बड़ा स्थान तय करता है। वो याद रखो, जितनी बड़ी असफलता मिलती है ना, उसका मतलब है उससे कई गुना बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो कभी दिल छोटा मत करना, हमेशा अपने आप को जो है वो मोटिवेटेड रखना। तो ये मैं आपको आज का जो मुझे उनकी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग लगी, मैंने आपसे जरूर शेयर करूंगा मैं, क्योंकि हम लोग कई बार है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कई बार हम कई कहानियों को, हम बहुत सारी कहानियां, काल्पनिक कहानियां बहुत सारी सुनते पढ़ते हैं, परंतु ये स्टोरी वो जो रियल लाइफ से कनेक्ट करती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाल विवाह कर लो, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि तुम बाल विवाह कर लो कि सर मेरी पत्नी मेरी हेल्प करेगी। अरे क्या बात, ये पुराने जमाने की बात है। मतलब ये कि कोई भी तुम्हारी मदद कर सकता है। बायोमेंटर्स जो है वो, आपको मैं बता दूं कि हम लोग जो है वो एक बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं, और मुझे बताते हुए खुशी है आपको कि बायोमेंटर्स जो है वो बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं अपने ऑफलाइन क्लासेस के बारे में। ठीक है, हमारा जो क्लास है वो पूरे इंडिया के जितने भी कोचिंग क्लासेस उससे एकदम डिफरेंट रहेगा। वो इट इज बेस्ड ऑन द आर्मी थीम। इट इज ए कमांड सेंटर, बायोमेंटर्स कमांड सेंटर, इट इज नॉट ए कोचिंग क्लास। ठीक है, यू हैव टू बी ए ट्रू कमांडो इन द क्लासरूम। ठीक है, आपका पूरा डेकोरम, पूरा डिसिप्लिन, पूरा पढ़ाने का तरीका, और 50 तरह के काम चलाऊ फैकल्टी जोड़कर क्लासेस नहीं चलेगा। मेन फैकल्टी ही पढ़ाएंगे, लिमिटेड बैच, लिमिटेड इनटेक, लेकिन रिजल्ट फोड़ कर दिखाएंगे। जो हमारा सपना है ना कि AIR 1 तक पहुंचाना है, वो अब होकर दिखाएगा। मैं कह रहा हूं आपसे कि ऑनलाइन में हमने बहुत कोशिश किया हमने, और हमको अब ऑफलाइन आना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि हमको अब समझ में आया कि बच्चे जो है वो धीमे धीमे ऑनलाइन
में जो बच्चा है, जो अच्छा बच्चा है, वो बेसिकली ऑनलाइन में धीमे धीमे कम हो रहा है और हमको चिंता का विषय हमारे लिए, क्योंकि हमने जिस सपने को पाला है वो कम नहीं होना चाहिए। तो ऑनलाइन चलता रहेगा, ऑनलाइन का कुछ नहीं, मतलब ऑनलाइन के डिलीवरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट देयर मस्ट बी ए बैच जो बहुत ही यूनिक बैच होगा, जो ऑफलाइन बैच होगा, और बहुत जल्दी इसको हम अनाउंस करने वाले हैं। ठीक है, फोड़ देंगे हम, हिला देंगे हम, ठीक है, तार दिमाग के, और भोपाल बनेगा नया कोटा। ये भोपाल में ही होगा, ये भोपाल मेरी जगह है, भारत का दिल है, बीचों बीच है, मेरा दिल है, मेरा शहर है, और मैं नक्शा बदल दूंगा अपने शहर का। ये मेरा वादा है आपसे। मिलकर साथ कोशिश करते हैं, देखते हैं एक नया कोटा बनेगा, उससे बेहतर बनेगा। और बायोमेंटर्स आ गए हैं अब, ठीक है, अब हम आ गए हैं, तो जितनी भी उठापटक चल रही थी सब थम जाएगी अब, क्योंकि अब हम आ गए हैं। यकीन है इस बात का हमें। बड़ा देखो, बड़ा सोचो और बड़ा करो, यही जिंदगी है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।